आंटी, पापाजी की तबीयत कुछ दिनों से नासाज है। सुरेश जी की बहू ऋचा ने उनके हालचाल जानने के लिए आई वर्मा जी की पत्नी निर्मला से कहा, ऋचा बेटा, क्या हुआ खन्ना जी को? कुछ दिनों से वॉक पर भी नहीं आ रहे थे और उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा था, तो मुझे थोड़ी फिक्र हो गई थी, इसलिए बस जरा हालचाल जानने आ गई। निर्मला जी ने विनम्रता के साथ कहा। खन्ना जी हमेशा पापाजी को नाम से ही पुकारती है, यह नहीं कि भाई साहब कहे। कैसी औरत है, ऋचा ने अपने मन में सोचा और बोली, अरे आंटी, पापाजी की फिक्र करने के लिए उनके बेटे बहू अभी जिंदा हैं। आपके जैसे पापाजी अकेले थोड़ी ही न हैं। आपने फालतू में ही तकलीफ की। अभी सब अड़ोसी पड़ोसी पूछने लग जाएंगे कि मिसिज वर्मा क्यों आई थी। अब आंटी, आप तो खुद ही समझदार हो, आजकल लोग किसी की उम्र का भी लिहाज नहीं करते। क्या जमाना आ गया है, किसी का भी नाम किसी से जोड़ते हुए लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती। ऋचा ने निर्मला जी को बेइज्जत करने से पहले 2 मिनट के लिए भी नहीं सोचा। ऋचा के 20 बुझे बातों के तीरों को अपने दिल पर लिए, आंखों के कोरों तक लुढ़क आए मोतियों को दबाए। निर्मला जी इतना कहकर लौटने के लिए मुड़ी ही थी कि बेटा खन्ना जी का ध्यान रखना। हाँ आंटी, रख ही रहे हैं, आप बुरा मत मानना। फिर आप कभी पापाजी को भाई साहब भी नहीं कहती। किस किस का मुंह रोके। ऋचा का बोलना बदस्तूर जारी था। बस बेटा बस करो। निर्मला जी चली गई थी, अपने मंसूबों में कामयाब हुई। ऋचा का दिल बलियों की तरह उछल रहा था। वह अपने पति नितिन का बेसब्री से इंतजार करने लगी ताकि वह उसे बता सके कि कैसे उसने निर्मला जी को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। वैसे भी उसे निर्मला जी फूटी आंख नहीं सुहाती थी। शाम को सुरेश जी का बेटा नितिन जैसे ही ऑफिस से घर पहुंचा, ऋचा ने नितिन को सारी घटना जो की त्यों सुना दी और कहा, देखना आज के बाद बूढ़ी अपने घर की तरफ देखेगी भी नहीं। इस बुढ़ापे में पापाजी पर डोरे डाल रही थी, खुद का तो पूरा परिवार निगल गई और अब इस घर की मालकिन बनने के सपने देख रही है। अकेली औरतों का यही काम है। पापाजी को भी तो अपनी उम्र देखनी चाहिए। तुमने बिल्कुल सही किया। आसपास के लोग भी आजकल टोकने लगे थे। दबे मुंह पापा और निर्मला वर्मा की चर्चा होने लगी थी। नितिन ने अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। उधर बिस्तर पर पड़े सुरेश खन्ना के कानों में भी अपने बेटे और बहू की बातें पड़ी। बहू से ज्यादा धक्का उन्हें अपने बेटे की बातों से लगा। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सवा कर दी, वह उनके बारे में इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता था। माना वे वृद्ध हो गए हैं, लेकिन इंसान तो है ना। निर्मला जी, उनके पति महेश जी और सुरेश जी तीनों ही कॉलेज के ज़माने के दोस्त थे। निर्मला जी और महेश जी दोनों का अपने परिवारों की रजामंदी से प्रेम विवाह हुआ था। फिर सुरेश जी का विवाह सुचित्रा के साथ हो गया था। शादी के बाद भी उन तीनों की दोस्ती बरकरार रही। अब वह तिकड़ी सुचित्रा जी के आ जाने से चौकड़ी बन गई थी। शादी के बाद अक्सर महेश जी सुरेश जी को छेड़ते हुए कहते थे कि निर्मला को भाभी कहा कर। भाभी से पहले मेरी दोस्त है, जा नहीं कहता भाभी। सुरेश जी हंसते हुए कहते थे। वाकई में निर्मला जी और महेश जी ने ही सुचित्रा सुरेश जी की पत्नी के जाने के बाद सुरेश जी और उनके दोनों बच्चों, बेटे नितिन और बेटी आरती को संभाला था। उनका सहयोग था, तब ही तो सुरेश जी बिन माँ के अपने दोनों बच्चों को पाल सके थे। इंसान समाज से भी लड़ जाए अगर उसके अपने साथ हो, पर यहाँ तो सुरेश जी के बेटे बहू ही उन पर कीचड़ उछाल रहे थे। अपने आप को नए जमाने के मानने वाले कहने वाले स्त्री पुरुष के बीच में भी दोस्ती हो सकती है, ऐसा मानने को तैयार नहीं थे। अपने आप को अत्यधिक आधुनिक बनाने वाली उनकी बहू ऋचा ने कभी उनके सामने अपने सिर पर पल्लू तक नहीं रखा था। खैर, उन्हें कोई ऐतराज भी नहीं था। ऋचा को भी उन्होंने आरती के जैसे सब स्वतंत्रता दी थी, लेकिन आज अपने बेटे नितिन की बातों ने उन्हें तोड़कर ही नहीं रख दिया था, बल्कि शर्मसार कर दिया था। उनकी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई जो उनका बेटा इतना घटिया सोच रखने वाला लग गया था। वह और निर्मला जी अकेले हो गए हैं, अपने अपने जीवन साथियों को खो चुके हैं। इसलिए ही तो बेटा और बहू उनकी तकलीफ समझे बिना उन पर चरित्रहीन होने का लांछन लगा रहे हैं। कोई भी इंसान अकेले नहीं रह सकता है, उसे हमेशा एक ऐसे साथी की तलाश होती है
जिसके साथ वह अपने सुख दुख बांट सके। अकेलेपन का दर्द वही समझ सकता है जिसने अकेलापन भोगा हो। बेचारी निर्मला तो अपने बेटे, बहू, पोता पोती और पति सभी को एक सड़क दुर्घटना में खो चुकी है। अपना सब कुछ खोने के बाद भी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं करती। वहीं सुरेश जी पूरा परिवार होते हुए भी अकेले थे। बेटे बहू की अपनी दुनिया थी। उनके पास अपने बूढ़े बाप से बात करने के लिए जरा भी वक्त नहीं था। निर्मला जी के साथ 2 घड़ी बात कर लेने से सुरेश जी और निर्मला जी दोनों का ही मन हल्का हो जाता था। दोनों कुछ देर हंस बोल लेते थे, लेकिन उनके अपने बच्चों से ही उनकी इतनी सी भी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आज सुरेश जी सोच रहे थे कि काश उन्होंने अपनी बड़ी बहन की बात मान ली होती तो निर्मला जी को इस तरह यहाँ से इतना बेइज्जत होकर तो नहीं जाना पड़ता। अरे सुरेश, शादी कर ले। बुढ़ापे में जीवन साथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिन बच्चे के खातिर तू शादी करने से मना कर रहा है, वही बच्चे जब बड़े होकर अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएंगे, तब अकेले बुढ़ापा काटना मुश्किल हो जाएगा। यह अच्छा प्रस्ताव है। लड़की अच्छी है, मेरी देखी बाली है, दोनों बच्चों को अच्छे से देखभाल करेगी। वैसे भी तू अकेला क्या क्या करेगा? घर, नौकरी और बच्चे। सुरेश जी को अपनी बड़ी बहन सीमा की कही एक एक बात याद आ रही थी। नहीं सीमा दीदी, नहीं। अव्वल तो सुचित्रा की जगह मैं किसी और को दे ही नहीं सकता। दूसरे बच्चे इतने छोटे भी नहीं हैं, ये भी अपनी माँ की जगह किसी और को नहीं देंगे। नितिन 20 साल का हो गया है और आरती भी इस साल नवंबर में 18 साल कंप्लीट कर लेगी। सुचित्रा को भी गए 3 साल हो गए हैं। अब तक कर लिया तो आगे भी कर लेंगे। सुरेश जी ने ऐसा कहकर सीमा दीदी को साफ साफ मना कर दिया था। सुरेश जी ने अपने दोनों बच्चों की खातिर दूसरी शादी न करने का फैसला ले लिया था। वे अपने बच्चों को सौतेली माँ के साये से बचाना चाहते थे। सौतेली माँ बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। सुरेश जी का भी इस सुनी सुनाई धारणा पर विश्वास था। कैसे भी दुख सुख पाकर सुरेश जी ने बेटे नितिन और बेटी आरती की परवरिश की, और परवरिश ही नहीं, अच्छी परवरिश की। आरती डॉक्टर बन गई थी और अब अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशहाल थी। नितिन भी चार्टेड अकाउंटेंट हो गया था। नितिन की शादी ऋचा से करवाने के बाद सुरेश जी ने सोचा था कि आरती के चले जाने से घर में पनपना सूनापन ऋचा के आ जाने से समाप्त हो जाएगा। लेकिन शादी के बाद ऋचा और नितिन की अपनी एक अलग दुनिया बन गई थी और उस दुनिया के लिए सुरेश जी बेगाने से हो गए थे। सेवानिवृत्ति के बाद तो सुरेश जी का अकेलापन और बढ़ गया था। जब तक ऋचा नहीं आई थी, सुरेश जी और नितिन साथ में बैठकर क्रिकेट मैच देखा करते थे। कभी कभी दोनों बाप बेटे किचन में एक साथ खाना बनाते थे। नितिन सुबह शाम ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद सुरेश जी के पास बैठकर बातचीत करता था। कभी कभी दोनों बाप बेटे साथ में मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाते थे। लेकिन ऋचा के आने के बाद बहुत कुछ बदल गया था। सुरेश जी को नितिन या ऋचा से कोई शिकायत भी नहीं थी। वह अच्छे से जानते और समझते थे कि एक दूसरे को समझने के लिए दोनों को साथ में वक्त गुजारना जरूरी है। उन्होंने अपने आप को दफ्तर में व्यस्त कर लिया था, लेकिन अब तो दफ्तर ने भी उन्हें सेवानिवृत्ति दे दी थी। इसी बीच निर्मला जी ने अपने पति को ही नहीं, पूरे परिवार को और सुरेश जी ने अपने अजीज दोस्त महेश जी को खो दिया। जब महेश जी जिंदा थे तो सुरेश जी का उनके घर बहुत आना जाना था। महेश जी और निर्मला जी से सुरेश जी अपने दिल की सब बातें कर लेते थे। महेश जी के यूं अचानक चले जाने से निर्मला जी ही नहीं, सुरेश जी भी बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। दोनों धीरे धीरे सामान्य होने लगे। अब कभी कभी दोनों साथ में वॉक पर जाने लगे थे। निर्मला जी कुछ स्पेशल बनाती तो सुरेश जी को बुला लेती थी। सुरेश जी को कभी कुछ विशेष खाने का मन होता तो निर्मला जी को बेहिचक हक से कह देते। अपनी बहू ऋचा से तो कहने की उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी। दोनों ने कुछ सामाजिक संस्थाओं को भी ज्वाइन कर लिया था। कुल मिलाकर दोनों अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश कर रहे थे। नितिन और ऋचा से उनकी नज़दीकियाँ छिपी हुई नहीं थी। नितिन ने एक बार आरती को फ़ोन करके कहा, आरती, मुझे तो पापा से बात करते हुए भी शर्म आती है। इस उम्र में उन्हें यह सब करते हुए जरा भी परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं है।
एक पराई स्त्री से इतनी नज़दीकियाँ बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? भैया आप कैसी बातें कर रहे हो? निर्मला आंटी पापा के सबसे अच्छे दोस्त, महेश अंकल की पत्नी तो है ही, पापा की कॉलेज की दोस्त भी है। आप भूल गई, पापा जब भी ऑफिस के काम से बाहर जाते थे तब आंटी अंकल ही हमारा ध्यान रखते थे, और अब जब आंटी बिल्कुल अकेले पड़ गई है तो पापा को भी तो अपना फर्ज निभाना होगा, आरती ने समझाते हुए कहा था। जब महेश अंकल जिंदा थे तब और बात थी, अब तू तो अपने घर पर है, तुझे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ तो लोगों की कानाफूसी हमें सुननी पड़ती है, नितिन ने नाराज होते हुए कहा। भैया लोगों का क्या है, वह तो हमेशा ही कानाफूसी करते हैं, यही तो उनका काम है, लेकिन हमें तो अपने पापा के लिए सोचना चाहिए। पापा ने हमारी खातिर शादी तक नहीं की, अब इस उम्र में अकेलापन बहुत खलता है। आप और मैं दोनों ही अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ़ हैं, आरती ने समझाते हुए कहा। निर्मला आंटी ही क्यों, और कोई दोस्त क्यों नहीं? नितिन ने कहा। भैया हमारी परवरिश करते हुए पापा को यारी दोस्ती निभाने का वक्त ही कहाँ मिला था, वो तो कॉलेज की दोस्ती के कारण बस निर्मला आंटी और महेश अंकल दो ही दोस्त बना सके थे, आरती ने कहा। ठीक है, बाद में फ़ोन करता हूँ। नितिन ने ऐसा कहते हुए फ़ोन रख दिया। इसी बीच सुरेश जी बीमार हुए और उनका फ़ोन भी खराब हो गया था, इसलिए निर्मला जी को सूचित भी नहीं कर पाए थे। आज जब निर्मला जी उनसे मिलने आई तो बहू ऋचा ने उन्हें इतनी बुरी तरीके से बेइज्जत करके भेज दिया। सुरेश जी को ऋचा से कोई शिकायत नहीं थी, वह तो दूसरे घर की थी, उन्हें तो अपने बेटे से शिकायत थी। सुरेश जी जैसे ही स्वस्थ हुए सबसे पहले निर्मला जी के घर माफ़ी मांगने गए। बच्चे सही कह रहे हैं, इस बुढ़ापे में चरित्रहीनता का लांछन लगे बिल्कुल सहन नहीं होता। मैंने ऋचा की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, आगे से आप भी घर पर मत आया कीजिए। जब किस्मत में अकेले रहना ही लिखा है तो कोई क्या कर सकता है? ऐसा कहते कहते निर्मला जी की आंखें पनीली हो गई थी। सुरेश जी ठगे से लौट आए थे, उसके बाद उन्होंने निर्मला जी से मिलना जुलना बंद सा कर दिया था। इसी बीच आरती एक दो बार घर आई तो उसे अपने पापा काफ़ी बुझे बुझे से दिखे। उसने पूछा भी, पापा आप ठीक तो हैं ना? हाँ बेटा बिल्कुल ठीक हूँ, सुरेश जी ने जवाब दिया। आरती ने पूछा, पापा निर्मला आंटी कैसी है? ठीक ही होगी, ऐसा कहकर सुरेश जी सुनने में देखने लग गए थे। मतलब आप उनसे मिलने नहीं जाते? आरती ने पूछा। नहीं जाता, सुरेश जी ने कहा। पापा आप और निर्मला आंटी कॉलेज के ज़माने के दोस्त हो, आरती ने कहा। बेटा जब महेश जिंदा था तब और बात थी, अब अकेली औरत के घर जाना कुछ अच्छा नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे, सुरेश जी ने कहा। पापा निर्मला आंटी कैसे अकेली रहेंगी, उनका अब अपना कहने के लिए है ही कौन, आरती ने कहा। सुरेश जी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखों ने उनके दर्द और चिंता को बयां कर दिया था। आरती ने तब तो कुछ नहीं कहा और वह अपने घर चली गई। आरती अपने पापा से मिलकर आने के बाद कुछ दिनों तक उनके और निर्मला आंटी के बारे में ही सोचती रही। उसके पापा सुरेश जी का सोशल सर्कल बड़ा ही सीमित था। ऑफिस, घर और बच्चों को संभालते हुए उन्हें कभी इतना समय ही नहीं मिला था कि वे अपना सर्किल बढ़ाते। तब केवल महेश अंकल और निर्मला आंटी ही उनके सबसे अच्छे, या यह कहें कि एकमात्र दोस्त थे। महेश अंकल के जाने के बाद पापा और निर्मला आंटी दोनों ही अकेले रह गए थे। इंसान अकेले नहीं रह सकता, उसे हमेशा एक ऐसे साथी की तलाश होती है जिसके साथ वह अपने सुख दुख की सारी बातें कर सके। अकेलापन वह दीमक है जो धीरे धीरे इंसान जैसे हरे भरे वृक्ष को अंदर ही अंदर पहले खोखला करता है और फिर उसे चट कर जाता है। पापा भी तो ऐसे ही धीरे धीरे मर रहे हैं, जिंदा तो हैं लेकिन उनकी जिंदगी धीरे धीरे चुकती जा रही है। आरती अपने पापा को वापस पहले जैसा ही देखना चाहती थी। काफ़ी जद्दोजहद के बाद आरती ने आखिर एक फैसला ले ही लिया। बस उसके लिए पापा और निर्मला आंटी को राजी करना था। आरती बस इतना चाहती थी कि निर्मला आंटी और पापा दोनों ही बिना डरे शान से एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी का बाकी का वक्त अच्छे से गुजार सके। आरती ने अपने पापा की शादी निर्मला आंटी से करवाने का निर्णय लिया। अब आरती को अपने पापा और आंटी को इसके लिए मनाना था।
आरती ने पापा और आंटी दोनों को ही एक कॉफ़ी शॉप में बुलाया। बेटा तू पागल हो गई है, इस उम्र में शादी, लोग क्या कहेंगे? ऋचा और नितिन तो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। सुरेश जी ने आरती की बात सुनते ही कहा, नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के नाम कर दी, अब जो थोड़ी बहुत ज़िंदगी बची है कम से कम वह तो अपने लिए जियो। लोग तो हमेशा ही कुछ ना कुछ कहेंगे ही। नितिन भैया जब अपना फर्ज भूल गए हैं तो आप क्यों उनकी परवाह कर रहे हैं? आरती ने समझाते हुए कहा। बेटा फिर भी, अब की बार निर्मला जी ने कहा। नहीं आंटी, आप दोनों को इस समय एक साथी की सख्त ज़रूरत है। आज नहीं तो कल नितिन भैया ही नहीं, दूसरे लोग भी समझ जाएंगे। उम्र के हर पड़ाव पर हमें एक साथी की आवश्यकता होती है। उम्र बढ़ने पर शादी करना कोई अपराध नहीं है। उम्र महज एक संख्या है जिसका हर बार लिहाज करने की ज़रूरत नहीं। आरती ने दृढ़ता से कहा। एक बार और सोच ले बेटा, निर्मला जी और सुरेश जी दोनों ने कहा। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं सोचना। अब आपकी यह जिद्दी बेटी कुछ और नहीं सुनेगी। अब मैं भी अपने पापा की शादी कराकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती हूँ। नितिन भैया को मैं संभाल लूँगी। अगर उन्होंने ज़्यादा चू चपड़ की तो कानून की मदद भी ले सकती हूँ। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे तेरी मर्जी बेटा, सुरेश जी ने कहा। ठीक है बेटा, निर्मला जी ने कहा। 1 महीने बाद आरती ने दोनों की कोर्ट मैरिज करवा दी। नितिन और ऋचा दोनों ही शादी में नहीं आए। नितिन ने निर्मला जी के गृह प्रवेश का विरोध किया तो आरती की दी हुई हिम्मत के कारण सुरेश जी ने साफ साफ कह दिया कि यह मेरा घर है। जिसे निर्मला जी के यहाँ रहने से तकलीफ है वह यहाँ से चले जाए। नितिन और ऋचा अपना समूह लेकर रह गई। सुरेश जी और निर्मला जी अपनी बाकी की जिंदगी सुकून के साथ जी सकते थे। दोस्तों, सुरेश जी और निर्मला जी का विवाह करने का फैसला क्या सही था? आपके इस बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।